देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जब जब हताश होती है, तब तब वो अपनी 100 साल पुरानी सियासत को दोहराती है। वही तमस की तरह गाय का टुकड़ा इधर फेंकना, सुअर का उधर फेंकना, हम्म। मंदिर मस्जिदों पर बातचीत करना। और दुर्भाग्य ये है कि इसके ऊपर हर बार उनको सरकार का समर्थन मिलता है। पिछले 20 साल मेहनत करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आरएसएस और बीजेपी ने सांप्रदायिकता की एक प्रयोगशाला बनाया, जिसके प्रयोग के तहत 2013 में वहां पे बड़े दंगे हुए। 50,000 लोगों का लगभग पलायन हुआ, कई सौ लोग मारे गए। और इस व्यक्ति ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी अपशब्द बोले थे। हम्म। खासकर ये आरएसएस की राजनीति में गाली देना, सार्वजनिक रूप से कुछ बोलना और पीछे से गले लगाना, ये कोई मुंह में राम बगल में नाथुराम वाले लोगों का चरित्र है, कोई बहुत बड़ी चीज है। वो नुपुर शर्मा पे क्या क्या कोई मुकदमा दर्ज हुआ? अभी वो महाराष्ट्र में अहमदनगर का कौन सा संत था, उसने भी हजरत मोहम्मद साहब के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, क्या उस पर कोई मुकदमा कायम हुआ? वो जेल गया। अभी आप देख लीजिए, पिछले 3 दिन से गोवा में, खासकर नॉर्थ गोवा में जबरदस्त आंदोलन हो रहा है। हर दिन वहां पे सड़कें जाम हो रही हैं, क्योंकि वहां पे एक वेलनकर करके एक आरएसएस का आदमी है, उसने वहां के सबसे पवित्र सेंट जेवियर के बारे में अश्लील बातें की। वो कहते, दाल रोटी खाओ, प्रभु की गुण गाओ। वो जो दाल है 200 रुपए किलो से पार है, छोले 200 200 के ऊपर पार है। आप उसकी चिंता मत करो, आप डांडिया खेलो, जय श्री राम करो। मिथुन चक्रवर्ती जो कभी नक्सलाइट मूवमेंट से आए थे, वो फिर कोबरा हो गए। वो कह रहे थे मैं कोबरा हूँ, मैं किसी को भी डस लेता हूँ। कोबरा को इतना बड़ा अवार्ड दे दिया गया। कि अडानी के जो पोर्ट हैं वहां पर सबसे ज्यादा पकड़ी जा रही है। अब मुद्दा ये कि वो पकड़ी जा रही है या फिर पकड़ी हुई दिखाई गई है और निकल ज्यादा गई है, मार्केट में ज्यादा आ गई। जो अडानी के जो पोर्ट है, वो केवल भारत में सप्लाई करने के लिए नहीं है, वो एक डंपिंग ग्राउंड है जहाँ से पूरी साउथ एशिया में की सप्लाई का अड्डा बनता है। वही एक लड़का है जो 5 साल से खेतों में दौड़ लगा रहा है कि मैं सैनिक बनूंगा, उसको बोल रहा तो अग्निवीर बनेगा। हरियाणा में शादियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर तो कश्मीर से लड़कियां लाके शादी करवाने की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो कश्मीर से अभी नहीं आई, और हरियाणा से भी जो रिश्ते थे वो अब नहीं आ रहे। कुंभ का जो एरिया है जहां पर कुंभ मेला लगने वाला है, उसको बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। कि क्या नदी की इकोसिस्टम में फर्क नहीं पड़ता होगा? एक खबर है जो बहुत ही शर्मनाक, वो ये है कि अब हम कुंभ क्षेत्र में मुसलमान को नहीं घुसने देंगे, वहां पे हर आने वाले का आधार चेक किया जाएगा। ये ऑफिशियल है। मैं यदि आप 5 करोड़ लोगों को नदी के किनारे लैट्रिन करवाओगे, 5 करोड़ लोगों को वहां नहलवा दोगे, 2 करोड़ लोगों का वहां पे स्थायी कैंप बनवा दोगे, आप हम कहाँ जा रहे हैं? शायद इसी को धर्म का हिस्सा समझ रहे हैं हम। यही धर्म का हिस्सा है कि हम अपनी नदियां बर्बाद कर दें और हम अपना इकोसिस्टम बर्बाद कर दें। सनातन धर्म अभी तक इसलिए जिंदा था क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल है। आप सांप को पूजो तो सनातन हो, आप धरती को पूजो तो सनातन हो, आप विष्णु को पूजो तो सनातन हो, आप किसी को ना पूजो, चारवाक को पूजो तो भी सनातन हो। सही बात। तो नरेंद्र मोदी सरकार के इस 10 साल के कार्यकाल में हुई है विश्व लंपट, लुच्चे, कुपड़, इन लोगों ने धर्म की ऐसी व्याख्याएं की, धर्म को ऐसे बंद दरवाजे की गोपनीय चीज बना ली कि उसी गोपनीय चीज के कारण संस्कृत जैसी भाषा समाप्त हुई, और इसी गोपनीयता, बदतमीजी के कारण संस्कृति जैसी उत्कृष्टता समाप्त हुई। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान एनबीटी के पूर्व संपादक पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, लखनऊ पोस्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। पंकज जी, काफी दिन बाद कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का अखबार देखा तो इसमें यति नरसिंहानंद जी मिले, और लगभग हर प्रमुख अखबार में ये जो डासना देवी, गाजियाबाद में जो डासना देवी का मंदिर है, वहां पर ये प्रीस्ट है यति नरसिंहानंद, उनका मामला है। और आपको याद होगा कि कोई आज के तो है नहीं, 2014-15 से लगातार कंट्रोवर्शियल बातें, और ना सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर बल्कि जेंडर आधार पर भी इन्होंने बहुत ही घटिया किस्म की बातें की हैं, जिसे किसी भी समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और
इनके बातों को देखकर लगता है ना इन्हें एफआईआर का डर है, ना इन्हें जेल का डर है, ना इन्हें कानून का डर है। लेकिन एक चीज और है जो बीच में मैं चाहूंगा आप इस पर भी बोलें कि ये तो नरसिंहानंद है, सांप्रदायिकता के लिए जाने जाएंगे, सब सारी चीजें हैं। पर ये जो कैराना की सांसद हैं इकरा हसन जी, जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, एक सांसद को ये शोभा देता है, वो कानून की बात करती हैं, वो जो है प्रशासन की बात करती हैं, वहां से नहीं होता तो तमाम अन्य लोकतांत्रिक तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि नबी के समर्थन में उतर आई हैं और कह रही हैं कि नबी के खिलाफ कुछ भी कहा गया तो अब चाहे कुछ भी करना पड़े सब करेंगे। पंकज जी। देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जब जब हताश होती है, तब तब वो अपनी 100 साल पुरानी सियासत को दोहराती है। वही तमस की तरह गाय का टुकड़ा इधर फेंकना, सुअर का उधर फेंकना, हम्म। मंदिर मस्जिदों पर बातचीत करना। और दुर्भाग्य ये है कि इसके ऊपर हर बार उनको सरकार का समर्थन मिलता है। यति नरसिम्हा जो व्यक्ति जो संत बन गया है, उसको मैंने हम्म। कुर्ते पजामे और शर्ट पैंट में गाजियाबाद में देखा है। वो त्यागी है और वो एक औसत दर्जे का लंपट किस्म का इंसान है। हम्म। डासना का जो मंदिर है, डासना हम्म। मंदिर को उसने बाकायदा अपनी गिरोह का अड्डा बनाया, जिसके अंदर वो लोगों को शस्त्र की ट्रेनिंग देता है। वहां शस्त्र रखे हुए हैं। आप लोग जानते होंगे, हमारे जो श्रोता, की पिछले 20 साल मेहनत करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आरएसएस और बीजेपी ने सांप्रदायिकता की एक प्रयोगशाला बनाया, जिसके प्रयोग के तहत 2013 में वहां पे बड़े दंगे हुए। 50,000 लोगों का लगभग पलायन हुआ, कई सौ लोग मारे गए। अब उन हम्म। दंगों के जो भी मुकदमे चल रहे हैं, उसमें अधिकांश में लोग बरी हो रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे से सहमति मान के अब उन केसेस को खत्म कर रहे हैं। और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि नफरत को धीमे धीमे हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नफरत की राजधानी डासना का जो मंदिर बना हुआ है, वो आज नहीं, कम से कम पिछले 3 साल में 10 बार वो इस प्रकार की बातें कर चुका है। और चूंकि इनको बल इस चीज से मिलता है कि उस मंदिर में एक व्यक्ति पकड़ा गया जो धर्मांतरित था, उसके बाद में पुलिस ने उसकी लिंक खोजी और उस तरीके से उसके अंदर वो उमर गौतम और सरी के लोग पकड़े गए बाद में और उनको सजा हुई। तो इस तरीके के लोगों को उसमें बल मिलता है। 2 साल पहले गाजियाबाद पुलिस ने इस आदमी की हिस्ट्री सीट खोल के इस पर गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी की थी। और इस व्यक्ति ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी अपशब्द बोले थे। हम्म। वही बात। और इसको कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप देखिए कि अकेले ये कोई सवाल पंकज जी पहला मसला है। नहीं पंकज जी, ये थोड़ा सा पैराडॉक्स नहीं लगता है आपको कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी में जो महिला नेत्री हैं उनके खिलाफ भी दोयम दर्जे की बात करता है ये आदमी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी दोयम दर्जे की बात करता है ये आदमी, प्रधानमंत्री के बारे में भी खराब बोल देता है इशारों इशारों में। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि, और लोग भी समझना चाहते होंगे कि आखिरकार इसको समर्थन किसका है? क्या योगी आदित्यनाथ का समर्थन इस बात के लिए कि वो उन्हीं को गाली देगा? नहीं, ये तो देखिए, राजनीति में और खासकर आरएसएस की राजनीति में गाली हम्म। देना, सार्वजनिक रूप से कुछ बोलना और पीछे से गले लगाना, ये कोई मुंह में राम बगल में नाथुराम वाले लोगों का चरित्र है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो व्यक्ति 100 लोग नहीं जोड़ पाता है भीड़ के रूप में, उस व्यक्ति को 3 दिन से गाजियाबाद की पुलिस लाइन के अंदर रखा जा रहा है। और ये पहला व्यक्ति नहीं है। नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ? नुपुर शर्मा पे क्या क्या कोई मुकदमा दर्ज हुआ? अभी वो महाराष्ट्र में अहमदनगर का कौन सा संत था, उसने भी हजरत मोहम्मद साहब के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, क्या उस पर कोई मुकदमा कायम हुआ? वो जेल गया। अभी आप देख लीजिए, पिछले 3 दिन से गोवा में, खासकर नॉर्थ गोवा में जबरदस्त आंदोलन हो रहा है। हर दिन वहां पे सड़कें जाम हो रही हैं, क्योंकि वहां पे एक वेलनकर करके एक आरएसएस का आदमी है, उसने वहां के सबसे पवित्र सेंट जेवियर के बारे में अश्लील बातें कही। हम्म। तो ये इन लोगों का मॉडल ऑपरेंडी है। जब आपको भय भूख और भ्रष्टाचार से आपकी निगाह को हटाना हो, जब समाज के मूल मुद्दों से आपका ध्यान को विकृत करना हो, तो इस प्रकार के जो लंपट किस्म के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मदद करते हैं ताकि आप उनकी ओर ध्यान दिए। अब गाजियाबाद, मुरादनगर, इन सब में क्या हुआ? मुसलमानों ने प्रदर्शन किए, हम्म। मुसलमानों पर मुकदमे कायम हुए, हम्म। सहारनपुर में पथराव हुआ,
जहां कहीं पत्थर चले, एक घटियापन है, विरोध का तरीका का पत्थर चलाना नहीं होता है, लेकिन पुलिस बिल्कुल। को इससे अवसर मिलता है। वो अब यति नरसिम्हा तो सुरक्षित हो गए, क्योंकि पुलिस की हुँ, फाइल कहती कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में। लेकिन विरोध के चक्कर में पत्थर चलाने वाले लोग जेल जा रहे हैं। जहां तो तक आपने इसीलिए तो मैं इकरा आपसे आसन कह की रहा बात था। कही, हाँ, जी, फिर जी, फिर जी। जहां तक आपने इकरा आसन की बात की, जी। इकरा आसन वेल क्वालिफाइड है। हुँ, ठीक है, हुँ। इकरा आसन हुँ, उस कैराना से जीत के आती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बनाया था। आप ठीक एक बात। चीज बताइए, कौन व्यक्ति लगातार, यदि जिनके जिस शख्सियत को दुनिया में अरबों की संख्या में लोग मानते हों, उसके धर्म के उपदेश हो, वो कोई भी हो, उसके लिए हुँ, लगातार आप अभद्र बातें कहें और पुलिस कार्रवाई ना करे, क्योंकि वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को आती है, जिन वोटर्स को वो कैटर करती है, या जिन वोटर ने उनको चुन के भेजा है, यदि वो ये नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? आप खुद बताइए कि या तो अभी तक नरसिम्हा राव को घसीट के पुलिस जेल भेज चुकी होती, हुँ, हुँ। 5 बार भेज चुकी होती, महाराष्ट्र वाले को भी भेज चुकी होती, उन्होंने तो नहीं भेजा ना। सही कह रहे हैं, पर वो तो तो प्रोवोक कर रहे हैं ना आप सर, तो देखिए, वो प्रोवोक कर जाहिर रहे है कि हैं। देखिए, आप एक जी। चीज बताइए कि यदि आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद हो, जिस जहाँ के 3.5 लाख मुसलमानों ने आपको वोट दिया है, और उन मुसलमानों की यदि भावनाओं को आहत कर रहा है कोई, तो क्या उसके पक्ष में आप बयान ना देकर घर बैठेंगे? आप नहीं, क्या आपकी करेंगे बात कि सही। जी, जी। देखिए, दिस इज द पॉलिटिक्स। इसमें हुँ, हुँ। जब सामने वाला इमोरल पॉलिटिक्स कर रहा है, तो हुँ, दूसरे पक्ष को उसका विरोध करने का हक तो है। आप बताइए कि जिन जगहों पर हुँ, उत्तर प्रदेश में, जिन ऑन एन एवरेज साल में 100 मुकदमे कायम हुए होंगे, हिंदू देवी देवताओं के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट पे कुछ बुरा लिखने को लोग, हुँ, हुँ। ऐसे कम मूर्ख लोगों को पुलिस क्या करती है? तत्काल उठाती है, उनका हुँ, घर हुँ। तोड़ती है, उनके पैर में हुँ, भी गोली मारती है, उन पे गुंडा एक्ट भी लगा देती है। लेकिन नरसिम्हानंद होते हैं, अभी आप देखिए, वो पिंकी चौधरी अभी जेल में है, 1 महीने से जेल में है, तो यहाँ बहुत शांति है। हुँ। ठीक है ना? लेकिन मजेदार चीज है, उसी पिंकी चौधरी के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करना चाहती थी पुलिस, लेकिन उसकी न तो फाइल चलती है, न मुकाम तक पहुंचती है। तो ये जितने लोग हैं, जैसे अभी पिंकी चौधरी जेल में है, तो ये त्यागी से उधम करवा दिया, हुँ, ये इनके टूल्स हैं, दीज आर द पॉलिटिकल टूल्स। आपका दिमाग, ध्यान डाइवर्ट हो जाए, दिवाली दशहरे के समय में महंगाई, जो आम खाद्य पदार्थ की चीजें हैं, वो चरम पर है। बिल्कुल। टमाटर, बहुत लहसुन, धनिया सरी की चीजों के दाम, बहुत जो तुअर की दाल है, अरहर की दाल है, जो आम गोबर पट्टी का आदमी उसकी प्राथमिकता होती है खाने की, जिसको कहते हैं दाल रोटी खाओ प्रभु गुण गाओ, वो जो हुँ, दाल है 200 रुपए किलो से पार है। छोले 200 के ऊपर पार है। आप उसकी चिंता मत करो, आप डांडिया खेलो, जय श्री राम करो, और फिर नफरत के नाम पे अब आप पूरे अखबारों की खबर देखिए। हुँ, यति नरसिम्हानंद गाजियाबाद के रीजनल न्यूज़पेपर से गायब है, केवल फोटो छप रहे हैं कि मुसलमान के लड़के पत्थर चला रहे हैं। वो भी हुँ, बदतमीज है, वो जाहिल है, हुँ, उनको ये नहीं मालूम है कि हजरत मोहम्मद साहब इतनी बड़ी शख्सियत है, इतने बड़े रूहानी गुरु हैं, उन एक हुँ, कोई एक चुरकुट 2 कौड़ी का आदमी उनके बारे में यदि अभद्र बातें बोलता है, तो उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होती है। यदि हम इसको थियोसॉफिकली देखें, तो जो आदमी बकवास कर रहा है, उसको भी तो खुदाबंद भगवान ने ही भेजा है। अलग तो नहीं होगा कि हजरत मोहम्मद जिस अल्लाह को मानते हैं, उसको वो जो अल्लाह है केवल मुसलमान धरती में भेजता है, और सनातन धर्म वाले और हिंदुओं के पीछे ठप्पा लगा के भेजता है, ऐसा तो नहीं होता ना। बिल्कुल। ठीक है, तो जो आदमी बदतमीजी कर रहा है, उसको भी तो खुदाबंद भगवान ने ही भेजा है धरती पे। पर तो वो आप मानते कौन नहीं है? हैं। हुँ, आप कौन है जो भगवान की इज्जत और बेइज्जती की बात कर रहे हैं?
भगवान जो अदृश्य है, जो ताकत है, न तो हम्म। उसकी इज्जत है न बेइज्जत है। वो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है उसकी कोई हम्म। बेइज्जती नहीं कर सकता है। लेकिन भड़काने वाले जानते हैं कि हम किस तरीके से लोगों को भड़का सकते हैं, और भड़कने वाले भी जानते हैं कि हम क्या दोनों तरफ करें। दोनों तरफ राजनीतिक फायदा है। वही तो मैं कह रहा था, जैसे आपने कहा कि बहुत शिक्षित हैं दोनों वो, और तरफ देखिए, दोनों तरफ राजनीतिक फायदों का बराबरी तौल के बहुत बैलेंस नहीं कर सकते हैं। हम्म। एक आदमी लंपटगिरी की राजनीति कर रहा है, उसने अपने राजनीतिक प्रश्रय में 100 एक लंपट इस देश में पाल रखे हैं। वो राजा सिंह हैदराबाद वाला हो, या जो एक वो नई वो तीर चलाने वाली पैदा हो गई है अभी, वो अभी भी तीर चला रही है, कहीं काकीनाडा में तीर चला के आई है वो। हम्म। ठीक है। तो हैदराबाद आपने से। पूरे एक, हाँ, वो एक चुरकुटों का पूरा गिरोह तैयार किया हुआ है, जो राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से इस प्रकार की बातें करते हैं कि आप मूल मुद्दे से हट जाएं। साउथ इंडियन हर एक्टर्स भी व्यक्ति, शामिल हो गए हैं पंकज जी। देखिए आप, वो जो ये तिरुपति का लड्डू विवाद वाला मामला था, उसमें साउथ इंडियन एक्टर नहीं है, वो भी अब वो शामिल हो तो गए। सरकार, वो तो सरकार का हिस्सा है और ना? मतलब लगता ही नहीं कि कभी वो कलाकार रहे भी होंगे। अब लगता है कि वो घोर सांप्रदायिक, पूरी तरीके से बाइगट इंसान अरे है, भाई, बाइगटरी ही करते रहे। आप देख लो ना, मिथुन चक्रवर्ती जो कभी नक्सलाइट मूवमेंट से आए थे, वो फिर हम्म। कोबरा हो गए। वो कह रहे थे मैं कोबरा हूँ, मैं किसी को भी डस लेता हूँ। तो कोबरा को इतना बड़ा अवार्ड दे दिया गया एक्टिंग का। सही तो बात। जब कोबरों को अवार्ड मिलेंगे तो हर एक्टर चाहेगा मैं कोबरा बन जाऊं। कोबरा बनने के लिए शुरुआत तो ऐसे ही होगी ना, हाँ अभद्र, बिल्कुल। अश्लीलता, बिलो द बेल्ट कमेंट। सही। हम्म। ये तो किया है उन्होंने, मतलब मिथुन ने, ये बात सही है। पर ये भी बात सही है कि वो एक बेहतर कलाकार रहे हैं, 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार उन्होंने जीता। सारी बातें, ये एक अलग बात है कि आज वो समाज के लिए कोई बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, वो नकारात्मक काम ही नहीं, कर रहे हैं कोई। वो जब तक डिस्को डांसर नहीं थे तब उसके पहले के सब अवार्ड है उनके। उसके बाद तो वो ऑलमोस्ट बी ग्रेड फिल्मों में ही काम करते रहे, उन्होंने कोई ए ग्रेड फिल्म तो कभी नहीं दी है उसके बाद। अग्निपथ उसके वो जो बाद ही आई है। डिस्को डांसर के बाद थी अग्निपथ, जिसमें उनको वो मिला। अग्निपथ है कि, अग्निपथ कुल मिला के एक बी ग्रेड फिल्म थी, इससे अलग कुछ नहीं। वो एम ए कृष्णन नारियल पानी वाला, उसमें कोई उनकी एक्टिंग नहीं थी, है ना? चलिए ठीक है, अगली खबर में चलते हैं। बस मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि यति नरसिंहानंद एक आदमी है, एक सामान्य जो है धार्मिक चोला लिए हुए एक आदमी है, और वो सांप्रदायिकता फैला रहा है। और ये बात समझी जा सकती, कोई कुछ लोग उसको प्रश्रय दे रहे हैं, पर इकरा हसन बेहतर कर सकती थी। मेरे बस कहने का इतना मतलब है कि वो अपनी पब्लिक को बेहतर तरीके से कुछ समझा सकती थी, या कोशिश कर सकती थी, जब हम ये कहते हैं कि वो बहुत शिक्षित है। अच्छा पंकज जी, अगली खबर ड्रग्स को लेकर है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये मेरा ही भ्रम है कि मतलब ये सच्चाई भी है कि पिछले 10 सालों में भारत में ड्रग्स की आमद बढ़ी है। लगातार ड्रग्स यस। पकड़ी जा रही है, लगातार ड्रग्स मिल रही है। अभी दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए की पकड़ी गई, उसके लिंक अमृतसर में मिले, उसके लिंक भोपाल में मिले, लगभग 2,000 करोड़ रुपए की मध्य भोपाल प्रदेश में में आए। मिली। ठीक है, तो ये अक्रॉस द स्टेट्स जो है ये ड्रग्स है, ये पकड़ी जा रही है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, मतलब मुझे पता नहीं, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अडानी के जो पोर्ट हैं वहां पर गुजरात में, वहां पर सबसे ज्यादा पकड़ी जा रही है। अब मुद्दा ये है कि वो पकड़ी जा रही है या फिर पकड़ी हुई दिखाई गई है और निकल ज्यादा गई है, मार्केट में ज्यादा आ गई। जो अडानी के पोर्ट पे भी इसके पहले, जहां तक मुझे जाने को, पिछले 2 साल में कम से कम 3 बार बड़ी मात्रा में ड्रग्स वहां पकड़े गए हैं। पकड़ी हम गई। इसको एक उम्मीद ही लगा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अडानी के जो पोर्ट हैं, वो केवल भारत में सप्लाई करने के लिए नहीं है। वो एक डंपिंग ग्राउंड है जहां से पूरी साउथ एशिया में कम से कम समुद्र मार्ग से ये सब की सप्लाई का अड्डा बनता है। अब भोपाल में तो देखिए एक बंद फैक्ट्री थी, उसके अंदर पकड़ी गई। वहां तो हम्म। बनाई जा रही थी, है ना? बनाई जा जिन रही थी। भक्तों को जलेबी कारखाने में बनती हुई नहीं लगती, उन भक्तों को कारखाने में ड्रग बनती भी नहीं लगेगी। हम्म। तो तो उनको देखिए, ब्रेकिंग बैड देखना चाहिए। ब्रेकिंग बैड देखिए से शायद हम उनको है। जिस जिस समाज की अभी हम लोगों ने परिकल्पना की है, हम्म। जिसमें एक बड़ी आबादी
5 किलो अनाज में खुश है। केजरीवाल जी भाषण दे रहे हैं कि यदि तुम बिजली मुफ्त दे के बताओ तो मैं बीजेपी का प्रचार करूंगा। यानी वो एक प्रकार से फ्रीबीज की बात कर रहे हैं। रोजगार के मसले में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। उस देश में जो ठलुआ बैठा हुआ है उसका एकमात्र सहारा अंबानी का 1.5 GB डाटा है या फिर अडानी के पोर्ट से आया हुआ माल है। आप देखिए ना वो क्या करेगा। एक एक उम्र में एक एक एनर्जी है जिस शरीर में, जिसके दिमाग में कुछ करने की ताकत है, उसको बोलते हैं तेरे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। एक हम्म। ठलुओं की पूरी फौज तैयार है जो दूसरे का पोस्टर फाड़ती है, अपना पोस्टर लगाती है, दूसरे की माँ बहन करती है, अपने नेता की जय जयकार करती है, सोशल मीडिया पर दिन भर बैठ के लोगों को ट्रोल करती है। वो मृणाल पांडे को भी ट्रोल कर देते हैं और ओम थानवी को भी ट्रोल कर देते हैं, है ना। तो वो उनके लिए सब धान पसेरी है, सब आदमी 1.5 रुपया ट्वीट है। वो जो पीढ़ी है उसका हम्म। कुंठा, जो उसका फ्रस्ट्रेशन है, उसका इक्विलिब्रियम तो ड्रग्स से ही आएगा ना। तो आपको और लगता है उसकी कि पिछले सप्लाई 10 साल कहाँ में से वास्तव होगी। में बढ़ी है ड्रग्स? आपको भी लगता है ना पिछले 10 रियली सालों में बढ़ी है? अच्छा, रिक्वायर डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ी आप है। हरियाणा, हाँ जी हाँ, पंजाब में तो उड़ता पंजाब बहुत चर्चा में थी, लेकिन हरियाणा की भी वो स्थिति की हम्म। इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर। वही एक लड़का है जो 5 साल से खेतों में दौड़ लगा रहा है कि मैं सैनिक बनूंगा, उसको बोल रहा तो अग्निवीर बनेगा। हरियाणा में शादियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर तो कश्मीर से लड़कियां लाके शादी करवाने की बात कर रहे थे, ठीक हम्म। है ना। तो कश्मीर से अभी नहीं आई और हरियाणा से भी जो रिश्ते थे वो अब नहीं आ रहे, क्योंकि अग्निवीर को छोड़ी देने को कोई ना तैयार, अच्छा, इसमें है अभी ना। बीच में मैंने पढ़ा था, शायद साल 6 महीना हुआ होगा, कि जिसमें अमित शाह स्टेटमेंट दे रहे थे जब ये लगा कि आप देखिए कितनी ज्यादा ड्रग्स पकड़ी जा रही है, खासकर गुजरात एक हब बन गया है जहां से ड्रग पकड़ी जा रही है। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट देते हुए कहा कि आप देखिए कि हमारे राज्य में हम मतलब हमारे रीजन में ड्रग पकड़ी जा रही है, पकड़ के और आएगा। कांग्रेस के काल में ड्रग पकड़ी नहीं जा रही थी, वो निकल जा रही थी। तो आप इसको अच्छा मानिए कि ड्रग कम से कम पकड़ी जा रही है, लोगों तक नहीं पहुंच रही है। ये तो तरीका ही होता है कि ये मेरे को 1,000 रुपए का अवैध धंधा करना है, उसमें हम्म। 10 रुपए का या 100 रुपए का पकड़वा के ताली पिटवा लेता हूँ और 900 रुपए का जाने देता हूँ। ये कोई नया तरीका नहीं है, तो बहुत पुराना तरीका है। ये तो सट्टा खिलवाने वाली लोकल पुलिस, कच्ची दारू बनवाने वाले, आबकारी वाले, ये सभी हम्म। करते हैं। जब एक विशेष अभियान की जरूरत होती है तो हेलमेट ना लगाने वाला, हेलमेट घर पे भी नहीं लगाने वाले का चालान करके ट्रैफिक अभियान की पूर्ति कर लेते हैं। तो कोई बड़ी चीज थोड़ी ना। हम्म। फिर आप देखिए कि यदि हम पिछले 10 साल की तुलना करेंगे तो 10 साल हम्म। में टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस, वो क्या सब कुछ बढ़े नहीं है। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए 10 साल पहले बिल्कुल। हम टेलीफोन को सर्विलांस में लेके टेप करवा के लोगों को मॉनिटर नहीं कर सकते थे। आज आपके पास सब पूरी फैसिलिटी है। तो ये हम कैसे मान लें कि जितना 100% आया उतना भाई यदि 100% भारत में पकड़ लिया गया होता तो फिर यहाँ पर तो तस्कर फिर लेके ही नहीं आता। उनको लगता ये है कि वहाँ की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मजबूत है। ये तो सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात है भाई कि मतलब मैं बहुत अच्छी तरीके मतलब से सड़क पे जानता हूँ। सड़क पे जब यातायात सप्ताह चलता है तो पुलिस का जो टारगेट होता है, तो शाम को आके ये लोडर वाले, चार टाटा 407 वाले सीधे आके पुलिस वाले को बोलते हैं 500 का चालान कर दो, 1,000 का चालान कर दो। उनका टारगेट पूरा हो जाता है। वो दिखाते हैं हमने इस बार यातायात नियमों को तोड़ने वाले 3,000 वाहनों का चालान किया, पिछली बार 1 ही 1,000 थे। लेकिन 3,000 में से एक भी यातायात तोड़ते हुए नहीं पकड़ा जाता है। वो तो फिक्स है कि भैया तेरे को चालान कराना, 500 ऊपर के, 200 नीचे के, तो हम जलते चले जाए। तो ये हमारी चिंता ये है कि हम मध्य प्रदेश में यदि इस प्रकार की ड्रग्स का कारोबार हो रहा है तो दुर्भाग्य। अभी मैं किसी राजनेता का बयान पढ़ रहा था, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। उसने बोला कि भाई जब ये सब कुछ यही होना है तो फिर उत्तर प्रदेश में गांजे की बिक्री को हम लीगल क्यों नहीं कर देते हैं।
जब कुंभ में हजारों बाबा गांजा फूकते हुए मिलते हैं, हर मठ में उसमें गांजा चल ही रहा है, तो फिर उसको लीगल कर दो, तो उससे कुछ तो रेवेन्यू होगी गवर्नमेंट की। सही बात है। तो बिल्कुल। हालांकि वो बोलने वाला जो भी पॉलिटिकल लीडर है, कोई समाजवादी पार्टी का लीडर है, नाम भूल रहा हूँ, हुँ, वो हुँ, हुँ, मुस्लिम हुँ। लीडर है कोई। तो आप हुँ, जाहिर है हुँ। कि उस पर सांप्रदायिक जहर की फसल बो सकते हो, लेकिन हुँ, जमीनी हकीकत है कि वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने ये जो कुंभ की बात कर दी तो मुझे एक खबर याद आ गई और आज ही की है और आपसे बेहतर कौन होगा इस पर चर्चा करने के लिए कि जो कुंभ का जो एरिया है, जहाँ पर कुंभ मेला लगने वाला है, उसको बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। पहले तो मैं ये समझूँ कि मतलब है तो धार्मिक मामला, तो है संवेदनशील, पर ये समझें कि क्या नदी की इकोसिस्टम में फ़र्क नहीं पड़ता होगा इससे? जो आप जो बहुत बुरी स्थिति करेंगे। और देखिए, आप एक चीज बताइए। जब आप दुगना एरिया करेंगे इसका मतलब है कि और भी संख्या आसानी से आ सकेगी और भी उसके इकोसिस्टम पर इम्पैक्ट डालेगी। सबसे बड़ी चीज है कि नदी के किनारे जब आप जगह दुगनी कर रहे हैं, तो जाहिर है कि नदी का जो कछार है उसी को आप घेरेंगे। ठीक है। एग्ज़ैक्टली। दूसरी हुँ, चीज, जब आप उसमें दुगनी जगह करेंगे, तो उसमें आर्टिफिशियल जो आपकी कैनोपीज होंगी, लोगों के पैर चलेंगे, चहलकदमी होगी, वहां पे वेस्ट फूड गिरेगा, या लोगों का टॉयलेटरीज वहां पे गिरेगी। हुँ, वो हुँ, हुँ। सब नदी को लॉन्ग टर्म नुकसानदायक है। सबसे बड़ी चीज है कि हम हर चीज को अ, दुनिया में पहली बार, सदी में पहली बार, ये सब दिखाने के चक्कर में हम हुँ, धर्म का और पर्यावरण का और समाज का, तीनों का मजाक उड़ा रहे हैं। अब इस बार आपको दो मजेदार चीज बताऊं कि कुंभ में जो तो तैयारी हो रही, कल का लोगो जारी हुआ। पहला उन्होंने बोला कि जो अरबिक, फारसी, उर्दू जुड़े हुए शब्द हैं, पेशवाई स्नान, शाही स्नान, सबको बदल देंगे हम। भाई, ओह! यदि भगवान एक है, तो पेशवाई शब्द या शाही शब्द, ये भी भगवान ने ही दिया है ना। भाई, कृष्ण ने तो बोला शब्द ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म अकेले संस्कृत, प्राकृत, हिंदी का थोड़ी ना है। वो तो तमिल का भी है, तेलुगु का भी है, अरबिक भी है, उर्दू का भी है। तो सही ये बात। जो बुद्धि और विवेक को ये किसी गांजे के ठेके पे बेच रहे हैं। दूसरा एक खबर है जो बहुत ही शर्मनाक, वो ये है कि अब हम कुंभ क्षेत्र में मुसलमान को नहीं घुसने देंगे, वहां पे हर आने वाले का आधार चेक किया जाएगा। ये ऑफ़िशियल है। मैं पढ़ रहा हूँ बाबा। भाई, अब यदि यति नरसिम्हारन कुछ बोल देते हैं, तो हुँ। ऑफिशियल टाइप ही हो जाता है। तो ये बाबा बैरागी, जितने अधिकांश लुच्चे लफंगे किस्म के लोग घुसे हुए हैं, उनमें हुँ। से किसी का बयान पढ़ रहा हूँ मैं। आप बताइए ना कि यदि वहां पे ये जो अखाड़े पखाड़े वाले लोग हैं, इनके चार लंपट खड़े हो गए गेट पे और सबका आधार कार्ड चेक करने लगे, तो कौन पुलिस जाएगी वहां पे उंगली करने के लिए? किसको पिटना है? सही बात। अभी आप देख लीजिए, बाबा जी ने बहुत अच्छी घोषणा की थी पिछले साल कि बड़े आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे, और सब बंद हो गए थे। मंदिर हुँ। के भी उतरे थे और मस्जिद के भी उतरे थे, देयर इज नो डाउट हमारे का। लेकिन अभी आप देख लो, नवरात्रि के नाम पर सब जगह उन लोगों ने माता रखी हुई है और बजा रहे हैं भोंपू। रात में 12-1 बजे तक बजाते हैं। बहुत अरे, सुबह शोरगुल। 4 बजे सभी दोंदरा काटते हैं। हुँ। तो हम, देखिए, जो पहली खबर की बात थी कि हम लोगों ने तो लंपटों की जो एक फौज तैयार कर रहे हैं, जो जिसको कहते हैं कि क्या, नॉन स्टेट नॉन एक्टर्स, स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर, जिसमें कसाब किस्म के लोग थे। तो हाँ, हमारे बिल्कुल। नॉन स्टेट एक्टर्स की एक लंबी फौज तैयार की जा रही है। ये कौन है लोग? इनमें कहाँ से हिम्मत आती है? सपोर्ट है निश्चित रूप आज से की इनको तारीख पीछे से में भी सपोर्ट होगा। आज की तारीख में भी हमारे और आपके दरवाजे आके एक पुलिस का सिपाही खड़ा हो जा रहा, आपका नाम पूछ ले, तो आपको एक बार अंदर से डर लगेगा। बिल्कुल, ये लोग सही बिल्कुल कह नहीं डर रहे हैं। इनको मालूम है कि ये गलत, गैर कानूनी बात बोल रहे हुँ। हैं। बिल्कुल तो पंकज जी। नॉन तो इसका तो मतलब ये है कि लंपन, ये कुंभ देखिए, अल्टीमेटली जो है
नदियों की जो जो हमारा रिवर इकोसिस्टम है उसको नुकसान बहुत तकलीफ से। पहुंचाएगा निश्चित रूप से। और ये जो अब दोगुना अभी एरिया तक कर रहे की हैं ये जितनी भी अभी तक की जितनी भी रिपोर्ट है सिंहस्थ और हम्म कुंभ को लेकर, सभी ने बताया है कि हम्म आपने नदियों को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ला दिया। मैं आपको कुछ घटनाएं बता रहा हूँ। जी बनारस यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर ने एक स्टडी की है जिसमें पाया है कि बनारस के आसपास जो पारंपरिक मछलियां हैं हम्म वो लगभग खत्म हो गई हैं। एक मछली लगभग 50,000 अंडे देती थी, उसकी संख्या 5,000 के आसपास हो गई है। जो मछली हम्म की साइज 1 किलो तक होती थी, 100 ग्राम की नहीं हो रही है। एक घटना। दूसरी घटना, यही गंगा के आसपास के इलाकों में माइक्रो प्लास्टिक की तो सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेडिसिनल वेस्ट के कारण हर मछली में इतनी मात्रा के अंदर जो पुनेन का हिस्सा है और एंटीबायोटिक पहुंच गया कि जो मछली खा रहा है वो खुद बीमार हो रहा है। वो खुद और AMR से ये ग्रसित गंगा हो रहा है, एंटी है ना, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तो हो रहा है ये उनमें। हाँ बिल्कुल। स्पेशली गंगा के में बहुत सारा गंगा में ही हो रहा है ये सब। ये हम्म सरकार की ही रिपोर्ट्स आ रही है जिनको मैं देख रहा हूँ, लोग अलग अलग हम्म रिसर्च कर रहे हैं। उस पोजीशन में यदि आप 5 करोड़ लोगों को नदी के किनारे लैट्रिन करवाओगे, 5 करोड़ लोगों को वहां नहलवा दोगे, सही दो बात। करोड़ लोगों का वहां पे स्थायी कैंप बनवा दोगे। आप प्रयागराज में देखिए ना, अभी ये जो एक माघी होता है, माघी का हाँ इलाका बढ़ाए चले जा रहे हैं, हम्म जहां पर फूड कंटेमिनेशन की चेक करने वाला कोई नहीं है। स्ट्रीट फूड इस तरीके से बिकते हैं कि वहां उसको कोई कंट्रोल नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं? शायद इसी को धर्म का हिस्सा समझ रहे हैं हम, यही धर्म का हिस्सा है कि हम अपनी नदियां हाँ, बर्बाद कर दें और हम अपना वो तो इकोसिस्टम देखिए, बर्बाद कर दें। ब्रह्मवेद पुराण का जो हिस्सा है, ब्रह्मवेद पुराण में यही है। ये यदि अपन महाभारत का वन पर्व पढ़े, वन पर्व में मार्कंडेय ऋषि और युधिष्ठिर की बातचीत जब हम सुनते हैं, हम्म। युधिष्ठिर मार्कंडेय से पूछते हैं कि आपने तो बहुत सारे युगों को और कल्पों को नष्ट होते और नया उदित होते हुए देखा है, आप बताइए कि कोई युग कैसे समाप्त होता है। हम्म तो मार्कंडेय ऋषि इस प्रकार से बताते हैं कि नदियों की धारा सूख जाती है, फल और फूलों में स्वाद और गंध समाप्त हो जाती है, जानवर शहरों की ओर आने लगते हैं, लोग उम्र से पहले सफेद बाल हो जाते हैं। ये पूरी घटनाएं बताते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये युग समाप्त होने वाला है। हाँ यही हो रहा है, अब बिल्कुल सही बात है। जानवर तो देखिए, मैं नहीं जानता कि गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई जो महाभारत है उसका वन पर्व कितना ऑथेंटिसिटी से लिखा गया है। लेकिन यदि हम्म हम ये भी मान लें कि लोग मुद्रण प्रक्रिया आने का ही 200 साल पुराना मान लो, ठीक बात है। तो भी हमारे चिंतकों को ये मालूम था कि इस युग की समाप्ति कैसे होगी। हम्म ठीक है, यदि हम ब्रह्मवेद पुराण का हिस्सा देखें, उसमें भी हम्म इसी तरीके के आपको बताया गया है कि आपके साथ ये होने वाला है। तो करेगा हम्म कौन? जिनके पास में धर्म रक्षा की जिम्मेवारी है। आप कभी सोचो कि चोटियों पर अ, 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 तपस्या में लीन संत जो कभी समाज में नहीं आते, उनको आखिर कैसे खबर पहुंचती है कि अब प्रयाग में कुंभ होने वाला है, और वो लोग आते हैं। और दूसरी चीज आप देखिए कि कुंभ की समाप्ति के बाद आप कभी नहीं देखेंगे कि कहीं भीड़ में संत वापस जा रहे हैं। जो असली संत हैं वो आपको कहीं जाते हुए नहीं दिखेंगे। हम्म तो एक विशिष्टता तो है, आपको कौन आते और जाते दिखेंगे? वो महिंद्रा की स्कॉर्पियो में सवार वाले बाबा, गोल्ड से तले हुए बाबा, आसाराम किस्म के लोग। आपने कभी वो हम्म, देखा है कि वो जो संत हैं, जो दिगंबर हैं या लंगोटी लगाए हुए हैं, कहीं आपको आते और जाते नहीं दिखते? कभी नहीं ये दिखते। बड़ी विशिष्टता है कुंभ की। तो कुंभ का मतलब था कि हमने एक घड़े के अंदर सभी संस्कृति, सभी भाषा, सभी संवाद, संस्कार को जोड़ लिया। अब आप कह रहे हो कि मुसलमान अंदर नहीं आएगा, कल बोलोगे दलित अंदर नहीं आएगा, फिर परसों बोलोगे ललित अंदर नहीं आएगा। सही बात है, इस हम डिस्क्रिमिनेशन की विचारधारा का कोई अंत हमारा नहीं। अकेले डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सनातन धर्म अभी तक इसलिए जिंदा था
क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल है। उदार आप है। सांप को पूजो तो सनातन हो, आप धरती को पूजो तो सनातन हो, आप विष्णु को पूजो तो सनातन हो, आप किसी को ना पूजो, चारवाक को पूजो तो भी सनातन हो। तो सही बात। ठीक है ना? तो लेकिन यदि हम इसको खांचों में बांटने लगेंगे हम्म। तो मुझे को लगता है कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी हानि कोई हुई है तो नरेंद्र मोदी सरकार के इस 10 साल के कार्यकाल में हुई है, जिसमें लंपट, लुच्चे, कुपड़, इन लोगों ने धर्म की ऐसी व्याख्याएं की, धर्म को ऐसे बंद दरवाजे की गोपनीय चीज बना ली कि उसी गोपनीय चीज के कारण संस्कृत जैसी भाषा समाप्त हुई, और उसी इसी गोपनीयता, बदतमीजी के कारण संस्कृति जैसी उत्कृष्टता समाप्त होगी। खैर ठीक है, चर्चा सही रही पंकज जी, इसको यहीं खत्म जी, करते हैं। ठीक है, नमस्कार।